चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। एक बात बताइए, अपनी जो पूरी नेचर है ना, कि भाई ये चीज यहां पे है तो यहां पे क्यों है, ये ऐसे है तो ऐसे ही क्यों है, वो वाला प्लेनेट जो है वो हर रोज यहां से क्यों निकलता है, या फिर वो वाले स्टार्स हर रोज यहीं पे क्यों दिखते हैं, मून उस दिन वहां पे और उस दिन वहां पे या उस दिन वहां पे क्यों था, है ना। इस सब के पीछे प्यारे बच्चों कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फंडामेंटल का मतलब मैं आपको बता दूं, जो नेचुरल है, यानी अपना कोई लेना देना नहीं उससे। मैं जैसे यहां पे इस बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट आई हैव अप्लाइड ओवर देयर, है ना। तो फंडामेंटल फोर्सेस से मतलब है जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्टिंग है उन फोर्सेस की बात। अच्छा, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं प्यारे बच्चों, दो, ये टोटल 4 फोर्स होते हैं। दो तो वो जो अपने को बिल्कुल सामने सामने दिखाई देते हैं। दिखाऊं कैसे, देखो ये पेन छोड़ दो तो गया ना नीचे, क्या मैंने धकेला था इसको, नहीं धकेला ना, मैंने तो सिर्फ छोड़ा है, ये जा तो ऊपर, मैंने तो सिर्फ इसको फ्री किया, जा तो ये ऊपर भी सकता था ना, ये नीचे ही गया, एक फोर्स तो दिख गया नीचे की तरफ वाला। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर एक आप हेयर कॉम्ब लेके, यानी कंघी, बालों में कंघी करते हो, या ये पेन है इसका ऐसे बालों में आप क्या करेंगे, रब करेंगे, या अपनी शर्ट पे थोड़ी देर के लिए रब करेंगे और नीचे मिट्टी के पास लेके जाएंगे तो मिट्टी को ऊपर उठा लेगा, खींच लेगा ना। किया होगा आपने, छोटे थे जब स्कूल में काफी करते थे, मैं तो बहुत करता था, छोटे छोटे कागज के टुकड़े बना के बेंच पे गिरा के और ऐसे रब करके पेन को उसके पास लेके जाता था तो कागज के टुकड़ों को उठा लेता था, या फिर सिर में रब करके लेके जाते तो कागज के टुकड़ों को उठा लेता है। दिख रहा है ना, ये भी पेन छोड़ा तो नीचे गया, कागज के टुकड़े ऊपर उठे, यानी ये तो दो फोर्सेस है जो सामने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जो सामने सामने दिखाई दे रहे हैं यानी लार्ज स्केल पे हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस। कौन से बोलते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस माय डियर स्टूडेंट्स, कौन से, मैक्रोस्कोपिक, अच्छा मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, और एक होते हैं जो दिखाई नहीं देते हमें, उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। कौन से, माइक्रो लेवल के, यानी बिल्कुल छोटे, आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देंगे लेकिन काम तो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये दिखते तो है नहीं तो इनका डायरेक्ट एग्जांपल दे नहीं सकते, तो होते क्या हैं वो हम डायरेक्ट तभी बताऊंगा मैं अभी आपको जस्ट 5 मिनट के बाद कि कैसे ये काम करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक यानी सामने सामने दिखने वाले फिर दो तरह के हैं। वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्यारे बच्चों, की जब कोई चीज आप छोड़ते हो तो अर्थ के सेंटर की तरफ ही क्यों आती है। और एक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी चार्जेस के कारण, जब आपने पेन को अपने सिर से रब किया था तो पेन के ऊपर आ गए चार्जेस, यस, और उन चार्जेस ने उन पेपर्स को इसलिए उठा लिया क्योंकि कुछ चार्ज पेपर्स पे है, कुछ आपके पेन पे था, तो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, उस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इसी तरह दो फोर्सेस और हैं अपने पास जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। इनमें एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं प्यारे बच्चों, यानी 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में वो काम करते हैं, इतना कम डिस्टेंस पे। एटम कितना छोटा होता है और फिर न्यूक्लियस तो उसका और भी छोटा, तो न्यूक्लियस के अंदर काम करने वाले फोर्सेस माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस कहलाते हैं। और इन ये दो टाइप के हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है प्यारे बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इन दोनों की हम वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो इन चारों फोर्सेस की हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जब जब जो चैप्टर आता जाएगा इन चारों को हम पढ़ेंगे ही अपनी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में, इस चैप्टर से अलग भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यूनिट 6 में पढ़ेंगे क्लास 11th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूनिट 1 में पढ़ेंगे क्लास 12th में, यस, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को क्लास 12th में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी क्लास 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर, लेकिन एक बार यहां भी पढ़ना है क्योंकि मान लिया नेक्स्ट मंथ ही आपके स्कूल में वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट होंगे तो टीचर वहां पे देगा आपको, तो करना पड़ सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 स्टडी स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से सुनना है, इस यूनिवर्स में न्यूटन सर ने हमें बताया था कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी वो बॉडी जिसके पास मास है, अच्छा मान लिया m1 मास की एक बॉडी है,
और कोई भी दूसरी बॉडी जिसके पास मास है, मान लिया ये m2 मास की बॉडी है, अगर बॉडीज के पास मास है तो आपस में वो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। यस, जैसे मेरे में मास है, बिल्कुल, इस बोर्ड में मास है, बिल्कुल, यानी मैं और ये बोर्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कर तो नहीं रहे सर? दिख नहीं रहा आपको? कर रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहा आपको? क्योंकि हम दोनों के बीच में फोर्स काफी कम है ग्रेविटेशन का। देखो, ये बोर्ड मेरे हाथ को खींच रहा है और मैं फिर भी हाथ को उस तरफ लेके जा रहा हूं, यानी इस बोर्ड का मेरे हाथ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, और ये फोर्स रियल में ही बहुत वीक होता है प्यारे बच्चों। ओके, यानी सर आपका कहने का मतलब है आप यहां खड़े खड़े मोदी जी को खींच रहे हो। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मोदी जी तीसरी बार आ गए हैं। हाँ, अच्छा सर, यानी आप यही खड़े खड़े ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी खींच रहे हो? बिल्कुल। यानी सर आप यही खड़े खड़े विराट कोहली को भी खींच रहे हो? बिल्कुल। और उल्टा विराट कोहली भी मेरे को खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भी मास है, मेरे पास भी मास है। ये रखी चेयर, ये रखा फ्लोर, ये छत, ये फैन, ये कैमरा, ये बोर्ड, ये वॉच, हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन ये फोर्स इतना वीक है कि हमें इतना इफेक्ट इसका फील नहीं होता। क्यों है सर ये वीक इतना? अभी बताता हूं। ये फोर्स, मान लें दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस r थी प्यारे बच्चों, कितनी थी? r। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना दो बॉडीज के बीच, ये हमेशा मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली मतलब जितना ज्यादा इन दोनों बॉडीज के मास का प्रोडक्ट होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींचेगी। ओके ओके सर, और ये डिस्टेंस इनके बीच में जितनी ज्यादा होगी, उतने ही कम फोर्स से एक दूसरे को खींचेगी। ये तो कॉमन सी बात है, जितना दो बॉडी के बीच की डिस्टेंस होगी, उतना ही कम उनके बीच में फोर्स होता जाएगा। ये है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं ना, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को 3 गुना कर दूं बढ़ा के, तो फोर्स घट के 9 गुना कम हो जाता है। यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। याद रहेगा? अब देखो, ये पेन है। अब सर आपने बताया इस पेन को ये बोर्ड खींच रहा है, लेकिन सर इसको आपने जैसे ही छोड़ा, ये बोर्ड की तरफ नहीं गया, ये तो अर्थ की तरफ गया। क्यों भाई? क्योंकि पेन और बोर्ड के बीच का फोर्स पेन और बोर्ड के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। पेन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स पेन और अर्थ के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ, ये बोर्ड तो होगा ज्यादा से ज्यादा 200 किलोग्राम का, 300 किलोग्राम का। पेन होगा ज्यादा से ज्यादा 1 किलोग्राम का, एग्जाम्पल मान लो, वैसे तो सारा 30-40 ग्राम का ये। लेकिन अर्थ तो कितने किलोग्राम की है? 6.4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। कितना ज्यादा हो गया। तो बताओ, ये वाला फोर्स ज्यादा है पेन पे या ये वाला फोर्स ज्यादा है ना? तो वो वाला बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये नीचे गया माय डियर स्टूडेंट्स। क्या क्लियर है अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स? अब एक बात बताओ, मोदी जी मेरे को खींच रहे हैं, मोदी जी का तो मास सारा ही 65 केजी होगा, इतना ही मेरा होगा। लेकिन अर्थ का तो बहुत ज्यादा है, मेरा और अर्थ का प्रोडक्ट मास इसका बहुत ज्यादा है, और मेरा और मोदी जी का प्रोडक्ट तो बहुत कम है, तो मुझे अर्थ ज्यादा खींचेगी, ना कि मोदी जी, है ना? अब दूसरी बात, मैं यहीं पे हूं, ये दीवार और ये दीवार दोनों मेरे को सेम फोर्स से खींच रही हैं, तो दोनों फोर्सेस कैंसल, है ना? सामने वाली दीवार और पीछे वाला बोर्ड सेम फोर्स से खींच रही हैं, तो दोनों कैंसल। लेकिन ऊपर वाली छत उतने ही फोर्स से नहीं खींच रही जितने फोर्स से अर्थ खींच रही है। इसीलिए अगर ये फ्लोर ना होता नीचे, तो मैं नीचे चला जाता, है ना? ऊपर तो कोई फ्लोर नहीं है, तो मैं ऊपर जाना चाहिए ना, नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अर्थ ज्यादा फोर्स से खींच रही है एज कंपेयर टू रूफ जितने फोर्स से खींच रही है। क्या क्लियर है ये बात? अब आप बोलेंगे कि सर सन का तो मास और भी ज्यादा है अर्थ से, तो आपको सन ज्यादा फोर्स से खींचेगा ना, तो आप सन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आप नीचे की तरफ ही क्यों जाएंगे? ये पेन सन की तरफ क्यों नहीं जा रहा, अर्थ की तरफ ही क्यों जा रहा है छोड़ने पे? क्योंकि प्यारे बच्चों, ये भी तो मैटर करता है ना। ये बोलता है अरे हम भी तो हैं यार, है ना? क्यों? तो अर्थ के और पेन के बीच तो डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है, यानी फोर्स बहुत ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और सन और पेन के बीच तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
यानी ये बहुत ज्यादा है तो फोर्स बहुत कम होगा। क्या क्लियर है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses m1 and m2 separated by a distance r will be directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब सुनो प्यारे बच्चों, क्या बीच में कुछ था इनके? कुछ भी नहीं सर। क्या इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था खींचने के लिए? नहीं सर, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या जादू है भाई? ऐसा कौन सा जादू है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेविटॉन्स। तो हर बॉडी जिसके पास मास है, उस बॉडी में से लगातार ग्रेविटॉन्स निकल के दूसरी बॉडी में जा रहे होते हैं और दूसरी बॉडी से निकल के उस बॉडी में आ रहे होते हैं। सो हर बॉडी जिसके पास मास है, वो हर दूसरी बॉडी जिसके पास मास है उसके साथ अपने ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज करती रहती है। क्लियर प्यारे बच्चों? वो हमें दिखते नहीं है, ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज करती रहती है, ऐसा माना जाता है। यही कारण है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज के बीच जिनके पास मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, वो लिख लीजिए। सबसे पहली, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा है ये? हमेशा अट्रैक्टिव है। मास के कारण कभी भी दो बॉडीज आपस में रिपेल नहीं करती। दूसरा, ये एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा है? सेंट्रल। दिस इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल मतलब एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेनी है, ना कि यहां से यहां नहीं लेनी। सेंटर टू सेंटर ये फोर्स काम करता है। क्लियर? अच्छा, तीसरी बात, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये इंफिनिटी तक काम करता है। कहां तक? इंफिनिटी तक। अच्छा, तो दिस इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसा है ये? लॉन्ग रेंज फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नंबर फोर, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। आप इन दोनों मासेस को मिल्क में रख दीजिए उतनी ही डिस्टेंस पे, एयर में रख दीजिए, हनी यानी शहद में रख दीजिए, मून पे रख दीजिए, मार्स पे रख दीजिए, कहीं भी रखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर सेम रखते हैं तो इनके बीच का फोर्स चेंज होने वाला नहीं है। आप इनके बीच में खुद खड़े हो जाइए तो भी इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा। क्लियर है? यस। और दूसरी बात, एक और बात, इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्रेविटॉन्स। एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ फोर्स माय डियर स्टूडेंट्स। क्या याद रहेगा ये सब? क्या क्लियर है? यस और नो एवरीवन? जस्ट वेट। So yes, my dear students, I think there was some power backup problem. Now it's sorted. So now let us move to the next force, that is macroscopic, and that is the electromagnetic force, my dear students. अब एक बात बताओ, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा हो कि मासेज हैं बॉडीज पे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पे कुछ लिखा, चलिए ये लिखा, ये आप इसको आप चौक मान के चलिए, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो चौक से मैंने ये लिखा, ठीक है सर। तो इसके पास था कुछ ना कुछ मास, है ना? बिल्कुल है सर। इस इंक, ये जो चौक की डस्ट है, ये डस्ट है ना, इसके पास है मास कुछ ना कुछ, मान लिया m1। अब इस बोर्ड का भी मास है कुछ ना कुछ, दैट इज m2। तो बोर्ड अपने मास के कारण इस डस्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये चिपकी रह गई ना, चिपकी, नीचे नहीं गिरी। हाँ, लेकिन सर अर्थ भी तो खींच रही है इस इंक को, इस डस्ट को नीचे की तरफ, तो ये नीचे क्यों नहीं गिर रही सर? यानी एक बात तो पक्का है भाई, सही बात है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर होता जिसके कारण ये चिपकी हुई है इससे, तब तो इसको नीचे गिरना चाहिए था, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो और ज्यादा है इसके साथ एज कंपेयर टू बोर्ड, लेकिन चिपकी रह गई। यानी कोई और फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और पक्का उस फोर्स का रीजन मास तो नहीं है, बॉडी का मास तो रीजन होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता। हाँ, तो कोई और रीजन है। तो प्यारे बच्चों, जब एक चीज दूसरी चीज के साथ रब होती है ना, तो वो बॉडी, अब जब दो चीजें रब होती है आपस में तो हीट जनरेट होती है ना। आप हाथों को घिसाएंगे तो हीट होगी ना, गर्म होंगे हाथ, बिल्कुल। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो दोनों बॉडीज का एक वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है? वर्क फंक्शन, जिसका मतलब है
कि कौन कितना ज्यादा सहन कर सकता है। तो हीट बढ़ती जाएगी, जिसकी सहन करने की क्षमता कम होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी गर्म होके, और दूसरी वाली उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगी। क्लियर? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसमें गया है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अपोजिट चार्जेस होने के कारण बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। सो दो बॉडीज के बीच में वो फोर्स जो उनके चार्जेस के कारण है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। सो द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू द चार्ज ऑन देम इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब मैंने इस इंक को या इस डस्ट को इस बोर्ड के साथ रब किया ऐसे ऐसे, तो दोनों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, जिसके कारण दोनों चार्ज हो गए और ये इंक इससे जकड़ी रह गई। क्लियर है? मजा आया समझ के? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन टू बॉडीज। अब दो चार्ज अगर एक जैसे हैं तो रिपेल करेंगे, अलग अलग टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। पता है इस बात का, 10th क्लास में सीख चुके हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना कि चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा दो बॉडीज पे। Q1 चार्ज ऑन बॉडी 1, Q2 चार्ज ऑन बॉडी 2। सो जितना ज्यादा इनका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जितना ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच उतनी ही ज्यादा इनके बीच में कम फोर्स होगा। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी प्रॉपर्टीज में एक बात और लिख लीजिए, क्या? कि इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मतलब उल्टा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर के लो। तो यहां पे फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो इट आल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बात आई इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करूं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है कोलंबियन कांस्टेंट। इसके की वैल्यू होती है, इसके को बोलते हैं कोलंबियन कांस्टेंट। इसके बारे में डीप में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तब चलेंगे। ओके, डायमेंशनल फार्मूलाज के टाइम पे मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा बता दूंगा। तो ये कोलंबियन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक कांस्टेंट है जो कि मीडियम की परमिटिविटी के बारे में बताता है, यानी दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है उस मीडियम पे ये फोर्स डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम रहता था हर मीडियम में। यस, क्योंकि वहां पे माय डियर स्टूडेंट्स जो फोर्स था वो m1 m2 by r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट आएगा जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं और कैपिटल जी से शो करते हैं। ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद रखना है। ओके, यस। सो इसी तरह यहां पे जो कोलंबियन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एयर में या फिर वैक्यूम में 9 into 10⁻9 होती है। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर आप इन चार्जेस को मिल्क में रखोगे तो ये वैल्यू अलग होगी, स्पेस में रखोगे तो अलग होगी, वाटर में रखोगे तो अलग होगी, डिपेंडिंग अपॉन द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, यानी इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी सेंट्रल फोर्स है, बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक काम करता है। दूसरी बात, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी इंफिनिटी तक काम करता है। फोर्स दो चार्ज के बीच में कम होता जाएगा, दूर दूर लेके जाते जाओगे, लेकिन इंफिनिटी तक वैल्यू कम होती जाएगी। यस, तो रहता तो रेंज तो इंफिनिटी तक है। तीसरी बात, सर ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। चौथी बात, यहां वहां पे ग्रेविटॉन्स थे सर, है ना? ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज होते थे, यहां पे क्या एक्सचेंज होते हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, दो चार्ज्ड बॉडीज के बीच फोटॉन्स एक्सचेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? फोटॉन्स। सो द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दोस टू बॉडीज। क्लियर है आप सबको? सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। दिस फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द
ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना? यस, एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, यानी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियस के अंदर देखो, ये अपने पास एटम था, ये एटम है प्यारे बच्चों, यस, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, बिल्कुल। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इकट्ठा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है आपस में, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं प्यारे बच्चों, यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स है। अब एक बात बता दीजिए, ये बेसिक सा सेशन है अपना, कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की किसने की थी? और न्यूट्रॉन की किसने की थी? कम ऑन, बता सकते हैं आप? तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अपने को, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक सर ने दी थी। किसने दी थी? चैडविक, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। और प्रोटॉन की मिस्टर रदरफोर्ड ने दी थी। किसने दी थी? रदरफोर्ड ने। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन की डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी? डाल्टन ने। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों आपको याद रखने हैं। क्लियर है सबको? यस। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच लगने वाले, प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। अब देखो, ये न्यूक्लियस से बाहर काम नहीं करता। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर। ये कितना होता है सर? ये 1 मीटर है। 1 को 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 10⁻⁻1 मीटर है, ओके। यानी 1 का 10वां हिस्सा। इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो 10⁻2 हो जाएगा, यानी 1 का 100वां हिस्सा। अब 3, 4, 5, 6 यानी 15 जीरोस ले लूं तो -15, यानी 1 का इतनेवां हिस्सा, बिल्कुल मामूली सा। यस, इतने डिस्टेंस तक ही ये फोर्स काम करता है प्यारे बच्चों, यानी इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इट ओनली वर्क्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। क्या क्लियर है सबको? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर एवरीवन। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक बात बताओ सर, पॉजिटिव तो यहां भी थे ना? यस। तो ये प्रोटॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। निकल सकता था ना बाहर एटम से, लेकिन क्या कभी प्रोटॉन एटम से बाहर निकलते हैं? नहीं निकलते। यानी जरूर प्रोटॉन्स के बीच, दो प्रोटॉन्स के बीच आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स है जो कि चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चार्जेस पे डिपेंड करता होता तो एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नहीं लगता ये फोर्स, है ना? न्यूट्रॉन जिसके पास चार्ज ही नहीं है ना? यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, तो ये किस पे करता है वो भी पढ़ेंगे। अभी के लिए तो ये पढ़ लिया कि प्रोटॉन आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण रिपेल करेंगे, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाता ना कभी न्यूक्लियस में, या प्रोटॉन तो नहीं आता ना निकल के इलेक्ट्रॉन के पास। क्यों? क्योंकि जरूर कोई और फोर्स है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर है, और उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक और बात पक्का है कि ये फोर्स चार्जेस के कारण तो नहीं है, तो किसके कारण है? ये है माय डियर फ्रेंड्स, पाई मेसोन्स के कारण। याद रखना है ये क्या होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी के लिए बता दूं पाई मेसोन्स क्या होते हैं। देखो, आपको अब तक बताया गया था क्लास 10 तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्मॉलेस्ट यूनिट है ना? इनसे छोटा इस यूनिवर्स में कोई नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, अब मैं बता दूं आपको क्वार्क्स के बारे में। किसके बारे में? क्वार्क्स। हालांकि इसके बारे में भी आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है ना फिजिक्स का, तो इसीलिए आपको सब चीजें थोड़ी बताई जाएगी, पता होना चाहिए, काफी काम करेंगे ये चीजें। तो क्वार्क्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिनसे मिलके बने हैं, प्रोटॉन्स जिनसे मिलके बने हैं, न्यूट्रॉन्स जिनसे मिलके बने हैं, उनको क्वार्क्स बोलते हैं। अच्छा सर, जब सभी क्वार्क्स से मिलके बने हैं तो सब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों, क्वार्क्स भी कई टाइप के होते हैं। पाई मेसोन्स होते हैं, म्यूऑन्स होते हैं, हेड्रॉन्स होते हैं, काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, तो कुछ
एक टाइप के से मिलके जो बनते हैं प्रोटॉन, अलग टाइप से न्यूट्रॉन, अलग टाइप से इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होता है। तो पाई मेसॉन्स गेट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, proton and proton and neutron due to which there is strong nuclear force between them। और strong nuclear force जो है वो 100 गुना stronger होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं 1 मानूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है। अब जो अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻2 टाइम्स यानी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। क्या क्लियर है? अब अगली बात, ये फोर्स वेरी स्मॉल रेंज फोर्स होता है, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस के लिए ये काम नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच काम करता है। क्लियर? अगली बात, शॉर्ट रेंज है, मैंने आपको बता दिया। किसके एक्सचेंज के कारण होता है? ये पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज के कारण। जस्ट वेट, यस प्यारे बच्चों, तो कई बार पावर फेलियर हो जाता है जिसके कारण डाटा लॉस्ट हो जाता है, जो लिखा था ना बोर्ड पे। तो चलिए, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो ये भी, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है प्यारे बच्चों, ये भी न्यूक्लियर फोर्स है, यानी इसकी भी रेंज सिर्फ न्यूक्लियर तक ही है, उससे बाहर नहीं है। तो जैसे मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो लॉन्ग रेंज इंफिनिटी तक के थे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ न्यूक्लियस तक की पहुंच रखते हैं, यानी अप टू साइज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो चलिए, हमने बात की कि किस तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाउंड करके रखता है ना, और अदरवाइज तो प्रोटॉन को रिपेल करते और प्रोटॉन बाहर निकल जाते, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको बाउंड करके रखता है। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो बात है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो ये कहां काम करते हैं सर? ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही करते हैं। अच्छा, तो सर न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, उनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये किसके बीच में है वीक न्यूक्लियर फोर्स? तो प्यारे बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स अमंग द पार्टिकल्स ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड। जिन पार्टिकल से मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं, यानी मैंने आपको क्या बताया था, क्वार्क्स वगैरह जो हैं, पाई मेसॉन्स, हेड्रॉन्स, यस, इस तरह के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल भी नहीं बोल सकते हम उनको एक्चुअली, वो सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी काफी छोटे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे, यानी न्यू डिस्कवरी है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में इनके बारे में आप और ज्यादा पढ़ने को आपको मिलता है। तो बात करते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और ये हालांकि वीक है फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस से तो 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स से तो 10⁻25 स्ट्रॉन्गर है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन फोर्सेस से 10⁻11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इन फोर्सेस से 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ना, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जब भी मान लिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो सकता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब कभी न्यूक्लियस अनस्टेबल फील करता है ना, मान लिया काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटॉन हो गए, सबसे ज्यादा स्टेबल वो न्यूक्लियाई होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो। लेकिन किसी किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स काफी ज्यादा और न्यूट्रॉन्स काफी कम अगर हो गए, या न्यूट्रॉन काफी ज्यादा और प्रोटॉन काफी कम रह गए, तो वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है। तो वो क्या करता है, अगर प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं तो प्रोटॉन को ना न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। जी हां, प्रोटॉन का मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, लेकिन न्यूट्रॉन का मास नंबर तो 1 है लेकिन एटॉमिक नंबर 0 होता है। यस, तो न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, तो साथ में एक एलिमेंट्री स्मॉल पार्टिकल निकलता है जिसको हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो इसके साथ में निकलेगा प्यारे बच्चों। यहां पे पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन साथ में निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसे यहां पे हम बैलेंस करने का सोचे इनको, तो साथ में ई निकलेगा जिसका कि मास तो 0 के बराबर लेकिन चार्ज +1 होगा, और इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज वाला है ये। तो एक पॉजिट्रॉन निकलता है, साथ में एक न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। यस प्यारे बच्चों, तो ऐसी सिचुएशंस में जो अब देखो ये सब मिलके एक प्रोटॉन बना रहे थे ना, है ना, यानी ये पॉजिट्रॉन, ये न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रॉन, ये एक साथ बाउंड थे, है ना। तो जब न्यूक्लियस को क्या लगा कि मुझे स्टेबल होना है, तो मेरे प्रोटॉन को मुझे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है, तो देखो कितना इजीली उसने कर लिया। तो इस प्रोटॉन के अंदर क्या क्या सम्मिलित था, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, तो उसने इनमें कन्वर्ट कर लिया और इजीली पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो अपने को मिल गया प्यारे बच्चों। तो इजीली ये मिल गए, इसका मतलब ये इतने कम फोर्स से बाउंड थे कि इजीली अलग अलग भी हो गए। सो दैट्स व्हाई दिस वाज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये इनके बीच में जो फोर्स है ना, वो किसके कारण है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण है। यस, न्यूट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन्स थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटॉन्स थे, और पाई मेजॉन्स थे किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। और इसी तरह न्यूट्रॉन्स होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की स्ट्रेंथ 1 मानूं, तो 10⁻25 स्ट्रेंथ होगी किसकी, वीक न्यूक्लियर फोर्स की। 10⁻36 स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, और 10⁻38 स्ट्रेंथ होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो इनकी एक बार प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। दीज आर वेरी स्मॉल रेंज फोर्सेस। द एक्सचेंज पार्टिकल आर म्यूons in this case of weak nuclear forces, और these are non central forces। ये strong nuclear forces की तरह ही non central forces हैं। So I hope the concept of fundamental forces is quite clear to all of you, my dear students।